आज के वीडियो में संघ पोरीफेरा के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत संघ पोरीफेरा का अर्थ क्या होता है, इसकी खोज कब और किसने की, इसके लक्षण और इस संघ के प्रमुख जंतुओं के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं संघ पोरीफेरा का अर्थ क्या होता है। देखिए है पोरीफेरा, पोरीफेरा है। अब इसको अलग अलग कर लिया जाए, पोर्स धन फेरा। अब इसमें पोर्स जो है इसका अर्थ होता है छिद्र। पोर्स का क्या मतलब होता है? छिद्र। और फेरा का मतलब होता है टू बियर, यानी धारी, धारण करने वाला, यानी छिद्रधारी, छिद्रधारी। इसका मतलब ये हुआ कि इस संघ में छिद्रधारी जंतु आते हैं, इस संघ में छिद्रधारी जंतु आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इस संघ के जंतुओं का शरीर जो है उनमें छिद्र पाए जाते हैं, इनके शरीर पर छिद्र होते हैं, या इस संघ के जंतुओं का शरीर छिद्र युक्त होता है। अरस्तु ने सबसे पहले इन जीवों का अध्ययन किया था। जो पोरीफेरा के जंतु थे, सबसे पहले इनका अध्ययन किसने किया? अरस्तु ने किया था, और इन्हें स्पंज कहा था। अरस्तु ने सबसे पहले अध्ययन किया और इन्हें क्या कहा? स्पंज कहा था। अध्ययन अरस्तु ने किया, स्पंज कहा। हर एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। अब जो रॉबर्ट ग्रांट थे, इनका नाम था रॉबर्ट ग्रांट। इन्होंने बताया कि ये जंतु हैं। चूंकि ये पौधों जैसे दिखते थे, लेकिन रॉबर्ट ग्रांट ने क्या बताया कि ये जंतु हैं। जंतु, इन्होंने कहा था कि ये जंतु हैं, और इसे पोरीफेरा संघ में रखा था। इन जंतुओं को पोरीफेरा संघ में रखने का काम किसने किया? रॉबर्ट ग्रांट ने किया था। और आपको बता दें कि अब तक की लगभग 10,000 जातियां खोजी गई हैं। मतलब ये हुआ कि अब तक पोरीफेरा जंतुओं की 10,000 जातियां खोजी जा चुकी हैं। जो पोरीफेरा जंतु हैं, अब तक की इनकी 10,000 जातियां खोजी जा चुकी हैं। चलिए अब संघ पोरीफेरा के कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला लक्षण है, इस संघ के जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि इनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से बना होता है। जो संघ पोरीफेरा के जंतु हैं ये बहुकोशिकीय हैं, और बहुकोशिकीय तो होते हैं लेकिन इनमें ऊतक नहीं पाया जाता है। यानी कई कोशिकाएं तो पाई जाती हैं, कई कोशिकाएं तो इनमें होती हैं, लेकिन ये कई कोशिकाएं मिल करके ऊतक का निर्माण नहीं करती हैं, ऊतक नहीं बनाती हैं। मतलब ये हुआ कि बहुकोशिकीय जंतु तो हैं, लेकिन ये कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं। फिर दूसरा है, ये पौधों की तरह अचल होते हैं। ये अचल होते हैं, अचल होते, जैसे पौधा कोई है तो ये पौधा लगा है, उसी जगह पर लगा रहता है। अचल यानी चले ना, उसी जगह पर रहे। इसी तरह से ये जो जंतु होते हैं संघ पोरीफेरा के, ये एक ही जगह पर चिपके रहते हैं, चलते नहीं हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये पौधों की तरह से अचल होते हैं, चलते नहीं हैं। मतलब किसी आधार से चिपके रहते हैं। जैसे ये आधार है तो ये इससे चिपके रहते हैं इस तरह से। फिर अगला पॉइंट होगा, इनका शरीर छिद्र युक्त होता है। छिद्र युक्त शरीर वाले होते हैं, छिद्र युक्त शरीर होता है, यानी इनके शरीर पर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे ये जंतु था तो इसके शरीर पर ये बहुत सारे छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। और ये छिद्र दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक जंतु यहाँ पर हम बनाए संघ का, मान लीजिए ये कोई जंतु है, इस तरह से ये इसका आधार हो जाएगा। यहाँ पर ये बहुत सारे छिद्र हैं और एक यहाँ पर छिद्र है। तो इसके छिद्र कहे गए हैं दो प्रकार के होते हैं। एक को आस्टिया कहा जाता है और दूसरे को आस्कुलम कहा जाता है। एक को आस्टिया कहते हैं, दूसरे को आस्कुलम कहते हैं। तो देखिए ये जो छोटे छोटे से इसके शरीर की सतह पर छिद्र पाए जा रहे हैं, असंख्य सूक्ष्म छिद्र जो होते हैं, असंख्य, इनको आस्टिया कहा जाता है।
इन्हीं के द्वारा पानी स्पंज गुहा में जाता है, इन्हीं के द्वारा पानी इसके अंदर जाता है, जल इसी के द्वारा अंदर की ओर जाता है। और ये जो एक ऊपर की ओर बड़ा सा होता है इसे आस्कुलम कहा जाता है, जो बड़ा सा होता है इसे आस्कुलम कहा जाता है। जो आस्टिया है इसे आयस्क भी कहते हैं। अगर कहीं आयस्क नाम लिखकर आ जाए तो आप जान लेंगे कि आस्टिया ही आयस्क होते हैं। और ये जो आस्टिया होते हैं ये शरीर की सतह पर असंख्य पाए जाते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा जल जाता है। जो आस्कुलम होता है ये एक ऊपर की ओर होता है। आपको बता दें कि स्पंज गुहा आस्कुलम द्वारा खुलती है। जो पूरी ये स्पंज गुहा है ये आस्कुलम के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। जैसे देखिए इसको अगर हम चित्र बनाए स्पंज गुहा का, अगर इसको कट कर लें, कट करके हम देखेंगे तो ये इस तरह से कुछ दिखाई देगा हमें। इधर से एक नाली है, इधर से एक नाली है, इधर से एक नाली है, छिद्र है मान लीजिए, ये सब नालियां हैं। इधर से जल गया, इधर से जल गया, इधर से जल गया, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और ये सारे जाकर के इस बीच वाले में खुलते हैं। इसको स्पंज गुहा कहा जाता है। ये स्पंज गुहा कहलाती है, जो बीच की जगह होती है, इसके पेट के बीच वाली जगह। जो ये आस्टिया है, आस्टिया को मैंने बताया था अयस्क कहते हैं। इसी तरह से जो आस्कुलम है, आस्कुलम को अपवाही रंध्र भी कहा जाता है। अपवाही रंध्र भी इसका नाम होता है, जो आस्कुलम है। और ये जो जितने भी आस्टिया होते हैं ये बीच में स्पंजोसील गुहा में खुलते हैं और ऊपर की ओर आस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अगला लक्षण, नाल प्रणाली पाई जाती है। बताया था जैसे ये शरीर है इसका, इस तरह से ये आधार से चिपका हुआ है, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे से छिद्र हैं, असंख्य छिद्र होते हैं, ऊपर एक आस्कुलम होता है। तो नाल प्रणाली क्या है, अगर इसकी देह भित्ति को इतना सा काटा जाए और इतना सा काट करके देखा जाए तो ये इस तरह से बनी होती है और इसी में एक कट भाग होते हैं, इन्हीं से जल जाता रहता है, इसे ही नाल प्रणाली कहा जाता है। और फिर आपको बता दें कि जो नाल प्रणाली पाई जाती है या कैनाल सिस्टम इसको कहा जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और फिर अगला पॉइंट होगा पांचवा, द्विस्तरीय शरीर होता है। बाहरी स्तर है, बाहरी स्तर को डर्मल उपकला, डर्मल एपिथीलियम कहो चाहे उपकला कहो, उपकला यानी एपिथीलियम, बाहरी स्तर डर्मल उपकला कहलाती है। और जो भीतरी स्तर है, भीतरी स्तर जो इनका होता है जठरीय उपकला होती है, जठरीय उपकला। और ये जो जठरीय उपकला है भीतरी स्तर वाली, ये विशेष तरह की कालर कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है, कालर कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है जो जठरीय स्तर की उपकला होती है। भाई द्विस्तरीय शरीर है, बाहरी स्तर डर्मल उपकला का बना हुआ है, जो भीतरी स्तर है वो जठरीय उपकला का बना हुआ है, जिसे कालर कोशिकाएं कहा जाता है अथवा कीप कोशिकाएं, कीप कोशिकाओं का बना होता है, कह लीजिए कीप कोशिकाओं का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इसी स्तर को कोइनोडर्म कहा जाता है, कोइनोडर्म बोलते हैं। अगर पूछा जाए कोइनोडर्म क्या है तो इसी स्तर को कोइनोडर्म कहा जाता है। आपको बता दें कि कीप कोशिकाओं का पाया जाना संघ पोरीफेरा का विशेष लक्षण है, संघ पोरीफेरा का विशेषता होती है। ये कीप कोशिकाओं का पाया जाना संघ पोरीफेरा की विशेषता होती है। इनमें पानी की जो धारा है वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन, पोषण के लिए खाद्य पदार्थ, यहां से पानी गया, यहां से पानी गया, अब इसके अंदर सब पानी पानी भर रहा है, स्पंज गुहा है, उसके द्वारा पानी बाहर निकल जाता है, तो उसी पानी में ऑक्सीजन होगी, इसको ऑक्सीजन भी उसी पानी से मिल जाएगी। और उसी पानी में पोषक पदार्थ होंगे, खाद्य पदार्थ होंगे, वो भी इसको उसी पानी के माध्यम से मिलते रहते हैं। पानी जाता रहता है, आता रहता है, ये ऑक्सीजन भी उसी से लेता रहता है, पोषण भी उसी से करता रहता है और उत्सर्जन भी करता है, उसी पानी से उत्सर्जन भी करता रहता है, उत्सर्जन भी उसी जल की धारा से ये करता रहता है, यानी उत्सर्जी पदार्थों को भी उसी जल की धारा से निकालता रहता है। और जनन कोशिकाओं को बाहर भी उसी वही जल ले जाता है। जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनको बाहर भी
उसी जल के माध्यम से ले जाया जाता है। तो समझ गए, इसी जल के माध्यम से सारी चीज़ें, इसमें पोषण है, उत्सर्जन है और श्वसन है, ये सब इसी जल के माध्यम से होता रहता है। अच्छा, अब इसमें एक शब्द है कीप कोशिकाएं। इन कीप कोशिकाओं के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर अगले लक्षण पर आएंगे। इस तरह से कीप कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये बना, ये इस तरह से, और थोड़ा सा ऐसे हल्का सा बना दिया, ये मुख जैसा बना दिया, यहाँ पर झालर जैसा थोड़ा सा लगा दिया है, और यहाँ पर एक फूड वैक्यूल या वैक्यूल बना दिया, यहाँ पर छोटे छोटे से यानी चीज़ें, और इसको किसी आधार से, तो ये क्या हो जाएंगी, ये फूड वैक्यूल हो जाएंगी, फूड वैक्यूल हो जाएंगी। और यहाँ पर एक फ्लैजिलम लगा देते हैं, फ्लैजिलम ये हो जाएगा, तो ये कीप कोशिका हो जाएगी, ये फ्लैजिलम है। और ये जो कॉलर है, इसे कॉलर कहेंगे, कॉलर हो जाएगा। यानी जितने भी स्पंज हैं, स्पंजों के शरीर में कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये स्पंज गुहा का देहभित्ति के जो कशाभकीय कक्ष होते हैं, जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर होते हैं, उसी को ये स्तरित करती हैं, स्तरित। और आपको बता दें कि प्रत्येक कीप में एक कॉलर होता है। देखिए, हर एक कीप में अगर ऐसे ही और कीप होती तो उसमें एक कॉलर होता, हर एक कीप में एक कॉलर पाया जाता है। और यहाँ पर बेसल ग्रेन्यूल होता है, बेसल ग्रेन्यूल होता है। और ये साइटोप्लाज्म है, इसको साइटोप्लाज्म आप कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। तो इस तरह से कीप कोशिकाएं हो जाएंगी। और आपको बता दें कि इन कोशिकाओं के जो कसाब होते हैं, ये कसाब गति से शरीर के अंदर जल के बहाव को बनाए रखते हैं। ये गति करते रहते हैं, तो शरीर के अंदर जो जल का बहाव होता है उसको ये बनाए रखते हैं। ये गति करते हैं तो जल बहता रहता है, तो जल की धारा आस्ट्रिया में से होकर स्पंज गुहा में पहुंचती रहती है, क्योंकि ये इधर उधर चलते रहते हैं। तो 6 नंबर तक हो गया था। 7वां लक्षण होगा अगला, संवेदी व तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसमें संवेदी कोशिकाएं नहीं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं नहीं, ये दोनों कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है कि पौधों के समान एक जगह पर ये लगे रहते हैं। फिर अगले पॉइंट पे हम ये भी जान सकते हैं कि इनका जो शरीर है, जैसे यहाँ पर हम साइकान को बनाए, इस तरह से अभी बनाया भी था आपको, तो यहाँ पर कंटक भी पाया जाता है। ये जो छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के बीच में, इन छिद्रों के बीच में कंटक भी पाए जाते हैं। यानी जो शरीर है, इनके शरीर के बीच बीच में कैल्शियम कार्बोनेट के, या कह लीजिए कि सिलिका के बने, कैल्शियम कार्बोनेट अथवा सिलिका की बनी कंटिकाएं पाई जाती हैं, कंटिकाएं पाई जाती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं अथवा सिलिका की बनी, तो जो कंटक पाए जाते हैं, इस तरह से बीच बीच में कंटक भी पाए जाते हैं, इसी के शरीर पर पाया जाता है। और फिर अगर अगले पॉइंट की बात करें, 9 नंबर पॉइंट की बात करें, तो इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती। पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन की इसमें क्षमता होती है। और रीजनरेशन क्या होता है, जैसे इतना भाग इसका कट जाए तो कटने के बाद फिर से उग जाता है। जैसे हमारी उंगली है, ये कट जाए यहाँ से तो फिर से उग जाए, जैसे छिपकली होती है उसकी पूंछ कट जाती है तो फिर से उग जाती है, इसको रीजनरेशन कहा जाता है, पुनरुद्भवन कहा जाता है। वो बताते चलें कि इनमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। यानी जितने भी स्पंज होते हैं या जितने भी संघ पोरीफेरा के जंतु हैं, इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को संघ पोरीफेरा का क्या है, इसका अर्थ, इसका लक्षण, खोज और कीप कोशिकाओं के बारे में बताया। अब कुछ जंतुओं के बारे में जान लेते हैं। तो संघ पोरीफेरा के कुछ प्रमुख जंतु। संघ पोरीफेरा में कौन कौन से प्रमुख जंतु हो जाएंगे? पहला हो जाएगा साइकान, साइकान जंतु हो जाएगा। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला हो जाएगा। यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, और इसी तरह से ल्यूकोसोलेनिया है, और बहुत सारे जंतु हैं। तो इन सभी जंतुओं के बारे में, इनका डिटेल, इनकी संरचना, इनकी लाइफ साइकिल, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।